Hi everyone. हाय एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है जीएस के पोर्शन संविधान में। यह क्लास आप लोगों को पंचायत चुनाव के पहले 16-17 के आसपास मिली थी, उसके बाद से नहीं मिल पाई। कुछ पर्सनल कारणों से, कुछ प्राकृतिक ऐसे कारण और कुछ कोचिंग जहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे थे वहाँ से अन्यत्र दूसरी जगह पर उस चीज़ को सब कुछ व्यवस्थाएं करने में तो कई ऐसे कारण थे। उसके बाद आपकी क्लास शुरू हुई, हिंदी और इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोगों को मिल रही है, संस्कृत की भी क्लास शुरू हो गई है। इकोनॉमिक्स आपको अरविंद पाठक पढ़ा रहे हैं। अरविंद पाठक जी जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत भी हैं। इकोनॉमिक्स के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। उनके द्वारा जो भी इकोनॉमिक्स आप लोगों को बताई जाए कंपटीशन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र पांडे सर आप लोगों को हिंदी और संस्कृत बता ही रहे हैं। और हम और आप पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की बात हमारी और आपकी जो चल रही थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एग्जाम की डेट धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गई है। टेट का भी आवेदन चल रहा है। परीक्षाएं अब होंगी क्योंकि कोविड का जो प्राकृतिक कहर था वो अब धीरे धीरे थम रहा है। और आप लोग टीका वगैरह भी लगवा लें, इससे सुरक्षित रहें। और पढ़ाई की तरफ अब कंसंट्रेट होने का समय आ गया है, क्योंकि अब तक क्या था कि परीक्षाओं के समय का निर्धारण नहीं था। अनिश्चित काल तक के लिए परीक्षाएं टाल दी गई थी, लेकिन अब सभी परीक्षाएं जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट से शुरू हो जाएंगी। कंपटीशन के जितने भी हैं, जैसे लेक्चर, पीजीटी, टीजीटी, आरओ, पीसीएस, यूपीएससी ने तो डेट दे ही रखा है। नेट की परीक्षा, टेट, सुपर टेट, पेट का भी आवेदन चल रहा है, यूपीएसआई। तो इस तरह से जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, और सबसे जो बढ़िया विषय है वो यह है कि 2022 वर्ष जो होगा, जो 2022 आने वाला वर्ष है, वह चुनावी वर्ष है। और चुनावी वर्ष से पहले काफ़ी वैकेंसियां क्लियर होंगी, काफ़ी लोगों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि चुनाव का जो एक एजेंडा होता है, वहाँ पे मुद्दा होता है बेरोजगारी। तो उसको थोड़ा सा हर सरकार का यही होता है, हर सरकार का, कि वह प्रयास करती है कि वो बता सके कि हमने इतने नौकरियां दी। तो इन सब चीज़ों के लिए 2022 बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है, चुनावी वर्ष है। तो जितनी भी वैकेंसियां हैं, ये मान के चलिए कि इसमें से 95% तो क्लियर होंगी। बाकी किसी प्रयोजन से हो सकता है कहीं फंस जाए, बाकी सभी परीक्षाएं होंगी। और परीक्षाएं जितनी चरणीय होंगी, प्री, मेंस, टेट, सुपर टेट, तो परीक्षाओं का सभी चरण चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अर्थात आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट होगा वह चुनाव से पहले आ जाने की पूरी संभावना है। तो इसे दृष्टिगत रखते हुए भी तैयारी की जो स्पीड है उसको हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। और अभी लाइव दिख रहे हैं महाकाल जी केवल, बाकी जैसे जैसे आप लोग आते जाएं, कमेंट करते जाएं, उससे जो हमें भी सहूलियत रहेगी। बहुत दिन बाद वापसी हुई है तो थोड़ा सा समय भी इधर उधर हुआ है। बीच में कब क्लास थी, किसकी क्लास थी, मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है। हिंदी की अभी कब की क्लास थी, संस्कृत की अभी कब की क्लास थी। तो इस तरह से 2000 का बस चुनावी वर्ष होगा, तो उस दृष्टि से परीक्षाओं की तैयारी करनी है। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे थे। भारतीय संविधान में हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। इतने दिनों का गैप है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें काफ़ी कुछ जो पढ़ रहे होंगे उनका तैयार होगा, नहीं तो भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो गई होगी, चीज़ें याद नहीं होंगी। आइए एक बार देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 3 पार्ट 3।
पार्ट 3 क्या, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। जो भी लोग लाइव हों, आवाज दिख रहा है स्पष्ट, अन्य चीजें एक बार बताएं। भाग 3 मौलिक अधिकारों की बातें चल रही थी और हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार, इसका जो संबंध है वह मानवीय प्राकृतिक तो है ही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो पृथ्वी पर पैदा हुआ है वह कुछ न कुछ स्वतंत्रता चाहता है। पूरी तरह से उसे आप अगर दबा कर रखेंगे तो यह प्रवृत्ति गुलामी की प्रवृत्ति कही जाती है। जैसे मेडुअल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, अन्य आप पीछे पढ़ेंगे कि पहले गुलामों का व्यापार होता था, दासों का व्यापार होता था, दासों का व्यापार होता था। तो दास तो पूरी तरह से गुलाम होते थे। उसी तरह से मनुष्य भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, जब तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जब तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तब तक पूरी तरह से स्वतंत्रता, कोई अधिकार भी व्यक्तियों को नहीं मिले थे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, जो भी अधिकार दे। राजा जो होता था, राजा की जो संकल्पना होती है निरंकुश प्रभुता की संकल्पना होती है, यानी राजा निरंकुश होगा। राजा जो भी होगा राजा निरंकुश होगा और निरंकुश राजा जो होगा वह अपने हिसाब से कार्यों का निर्धारण करेगा, ना कि वह अपनी प्रजा को किसी तरह का अधिकार देगा। ऐसे जो प्राचीन साहित्य हैं जिनके आधार पर प्राचीन इतिहास पढ़ा जाता है, उनको आप देखेंगे तो वहां पे बार बार यह शब्द कहा गया है कि राजा जो है, राजा प्रजा को प्यार करने वाला हो। प्रजा को प्यार करने का मतलब है कि वह मनुष्य के मानवीय एवं प्राकृतिक गुणों को स्वीकार करता है। कि राजतंत्र की निरंकुश संकल्पना में राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था और वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वह किसी को मृत्यु, किसी को जीवन या किसी भी प्रकार की सजा देने के लिए स्वतंत्र था। तो ये व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मनुष्यों के रूप में दासों का व्यापार होता था, दास दासियों का व्यापार होता था। और फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ चलती रही। 1707 औरंगजेब अंतिम मुगल सम्राट, सत्ता लड़खड़ाई, मराठों का उद्भव, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ। मराठों ने दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, फिर पेशवा या मराठाओं की सत्ता न स्थापित हो सकी। हमारे यहाँ विदेशियों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अब विदेशी आते रहे व्यापार के लिए। इसी में आए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। हम आप लोग पुराना वीडियो, जो नए लोग हैं वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का जो इतिहास है वह मैंने आप लोगों को बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से आई, किस तरह से भारत में संवैधानिक व्यवस्था को उसने अपनी चपेट में लिया। भारत के संवैधानिक इतिहास को बताते समय हमने यहाँ आप लोगों को बताया था कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का जो इतिहास है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1773 के रेगुलेटिंग दिख रहा है क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत विभाजन प्रस्ताव 1946 संविधान सभा के गठन तक किस तरह से अंग्रेजों ने संवैधानिक रूप से भारत की सत्ता पर क्रमशः धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया, अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की और भारतीय जनमानस, भारतीय जनता, भारतीय धन, यूं कह लीजिए इकोनॉमिक्स की भाषा में, भारत का जो इंस्ट्रूमेंट था, भारत का जो इंफ्रा था, उसको किस तरह से उन्होंने अपने यूज में लिया, जिससे उनका अपना विकास हुआ। भारत का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण वह करते रहे। तो फिर जब हमें आजादी मिली तो आजादी के बाद जब भारतीय संविधान का निर्माण होने लगा तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय राजनीतिज्ञों, भारतीय मनीषियों ने इस पर विचार किया। जैसे कि आजादी के पहले भी इस तरह की मांगे उठ रही थी। आजादी के पहले आपको बताएंगे, हम बताए थे सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट
नेहरू रिपोर्ट आप लोगों को याद हो तो 1928 हमने बताया था कि सबसे पहले भारतीयों द्वारा यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अब एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये फैक्ट है, तो फैक्ट पे ध्यान देते चले, लिखते चले या बाद में वीडियो देखते समय नोट कर ले। जो फैक्ट है उस पर ध्यान देंगे। यहां से सीधा प्रश्न वनडे परीक्षाओं में पड़ता है, बन सकता है। पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग 1928 नेहरू रिपोर्ट में की गई। 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पेश हुआ और पास हुआ इस तरह से। और विश्व में मौलिक अधिकारों की शुरुआत का जो इतिहास है वह 1215 ईस्वी के इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा चार्टर से माना जाता है। मैग्ना कार्टा से माना जाता है। भारत में जो मौलिक अधिकार है कहां से लिया गया है? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की गई। 1931 कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का जी जो भी है कमेंट्स कर रहे हैं। संतोष बिरला जी नमस्कार, सतीश चंद्र पटेल जी, रामापति पांडे हाय सर हाय। 1931 कांग्रेस अधिवेशन और भारत में जो मौलिक अधिकार लिए गए वह कहां से लिए गए? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया। विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का संविधान, जहां मौलिक अधिकारों की लिखित बात की गई। तो यूएसए के संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया। ठीक, ये बातें हो गई थी। रिवीजन के दृष्टिगत आप लोगों को पुनः कनेक्ट करने के लिए कि हम कहाँ थे, ये सब बातें हम कर रहे हैं कि जिससे आप लोगों की जो क्लास चल रही थी, जो बताया गया था, वह चीजें आपके दिमाग में एक बार रिमाइंड कर जाएं। तो ऐसे ही बात शुरू हुई थी नेहरू रिपोर्ट से मौलिक अधिकारों की। अब बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों के विषय में कहा जाता है कि ये ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बिना मौलिक अधिकारों के किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना असंभव सा है। वह अपने आप को कभी स्वतंत्र, एक दूसरे से कंपेयर में समानता, अन्य चीजों में अपने आप को कभी कंफर्ट फील नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, समानता क्यों आवश्यक है, बंधुता क्यों आवश्यक है, चीजें भी हमने आपको बताई थी। आप सपोज करिए आज के समय में जब मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, आप न्यूज़पेपर में किसी भी सरकार के खिलाफ, मीडिया में कहीं भी कुछ सुनते हैं, आराम से आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A मैंने बताया था आपको, स्वतंत्रता के अधिकार में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A काम है कि जिसमें मीडिया की भी स्वतंत्रता शामिल है कि हम अपने विचारों के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपके पास यह अधिकार ना होता तो क्या आप अपनी बात कह पाते, और ना कह पाते तो आप किस तरह से महसूस करते। तो मौलिक अधिकारों की जो एक आवश्यकता है वह आवश्यकता नहीं, वह अनिवार्यता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि भारतीय संविधान में मूल संविधान जो था, जो बनके तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो लागू हुआ था, उस मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी मौलिक अधिकारों की संख्या। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत थोड़े से 3-4 आर्टिकल आपके 7 आर्टिकल बच रहे हैं मौलिक अधिकार में। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, 2 राइट्स ये आपके बच रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक आर्टिकल 32। उसके बाद मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, भाग 3 आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम आपको इस पर बनने वाले संभावित प्रश्न बता देंगे, क्योंकि एक दिवसीय किसी भी परीक्षा में संविधान का यह जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में हुआ, अनुच्छेद 17। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो मैं इस संभावित प्रश्नों की चर्चा या फिर जो
पिछले पुराने वर्षों में टेट, सुपर टेट, पेट एक दिवसीय परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं उनसे जो भी होगा तो एक खाका मैं आप लोगों को मोटा मोटा खींच दूंगा, बता दूंगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं या ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो यह मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी, अभी फैक्ट है, पूछ सकता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह अनुच्छेद 300 का में एक वैधानिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार है। अब बचे हुए अधिकारों की संख्या क्या है? 6 है। कौन सा अधिकार निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। यह भी पूछ सकता है, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब निकाला गया, या संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कब बना? 44वें संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया और अनुच्छेद 31 का हुआ और आर्टिकल 300 का में इसे वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, क्लियर है? जो भी लोग ऑनलाइन हैं कृपया बताएं। ये सब बातें हुई थी, आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो जो 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उसमें है समानता का अधिकार। आपको बार बार बताया है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 मौलिक अधिकारों में प्रथम अधिकार। याद आया कुछ? ऐसा ही आप लोगों को हमने बताया था महाकाल जी। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी बात हमने कर ली थी, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है समानता, स्वतंत्रता। और तीसरा हमने जो महत्वपूर्ण बताया था, महत्वपूर्ण इसलिए कि वर्तमान में मानवीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बलात्, श्रम, व्यापार या फिर 14 वर्ष से कम बच्चों का खानों में या कारखानों में काम करने के लिए, उससे संबंधित अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में रोज आपको टूटते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका हो गया 3। यहाँ तक की बात हो चुकी थी। समानता का अधिकार 14 से 18 हमने बता दिया। तो वित्त की समान समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अन्य जितनी भी समानताएं आपको मिली, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, तमाम चीजें थी 14 से 18 तक में थी। अनुच्छेद 19 से 22 तक में भी ऐसा ही कुछ था। 19 में जो है 19 ABCD करके है, वाक अभ्यक्त की स्वतंत्रता, जुलूसन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, ये बातें अनुच्छेद 19 में थी। 20 में अपराधों के दोष सिद्ध संरक्षण से संबंधित था। 21 आपका जीवन के अधिकार से संबंधित था। इस तरह से था। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमने आपको बता दिया था। और जो चौथा था आपका, जो बात हम लोग कर रहे थे, उस दिन नेटवर्क की समस्या से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, 12-14 मिनट ये क्लास चली थी। और इसमें 4 आर्टिकल हैं। यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहीं पे हम लोग थे, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। तो ये जो हम पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो इसको अब हम
देखेंगे पुराने वीडियोस में, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है उसी तरह इसका रिवीजन करते रहेंगे। और इसमें से खास करके अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, 21, 22, 23 और 24 इसको आप अपनी नज़र में हमेशा रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में आ सकता है। इनमें से कोई ना कोई एक आर्टिकल पूछ ही लेता है। तो यहाँ तक की बात हो ही गई थी। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम राइट्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में आ रहा है? जो लोग ऑनलाइन हैं कमेंट्स में बताते रहें, या कहीं पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति होने पर हमें अवगत कराएं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता हमने प्रस्तावना में भी आप लोगों को बताया था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, बल्कि वह सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए समान रूप से कार्य करता है। सर्वधर्म समभाव की भावना होती है, वह सभी धर्मों के लिए बराबर काम करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, किसी भी चीज से राष्ट्र को, राज्य को मतलब नहीं होता है। वह सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है, वह किसी एक धर्म को नहीं मानता है। और इसकी पृष्ठभूमि में हमने बताया था कि हमारी सामाजिक संरचना, आज से कई हजार साल पहले भारत केवल हिंदुओं का देश था। धीरे धीरे शक आए, यूनानी आए, हूण आए, और फिर मुगल आए, तुर्क आए। इस तरह से जो भी भारत में आया, भारत की प्रकृति ऐसी थी, भारत की संरचना ऐसी थी कि वह यहाँ के मूल निवासी होकर रह गए। अगर आप एक अपवाद स्वरूप महमूद गजनवी को छोड़ दें, महमूद गजनवी के आक्रमण को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी आक्रांता आए वह भारत में रच बस गए, और भारत की जनता को ही उन्होंने अपनी जनता मान ली, यही प्रशासन करने लगे। इस तरह से वह यहाँ की व्यवस्था के एक अंग हो गए। और जब वो यहाँ की व्यवस्था के अंग हो गए तो हमारे यहाँ एक अजीब सी व्यवस्था उत्पन्न हुई, जिसे आज सामान्य बोलचाल की भाषा में आप लोगों को अक्सर कहते हुए सुनेंगे, गंगा जमुनी तहजीब। या आप देखेंगे एक भाषा होती है उर्दू। उर्दू कोई भाषा नहीं है, उसका अपना कोई व्याकरण नहीं है। जब हमारी मूल भाषा संस्कृत से निकली हुई हिंदी, और उधर से आए हुए लोग फारसी, और फारसी और हिंदी को जब मिलाया गया तो एक भाषा निर्मित हुई जिसे उर्दू कहा जाता है। तो यह दो जातियों के, दो समुदायों के, दो देश के लोगों के, पृथ्वी के दो खंडों के मिलन से जो संस्कृतियां मिली, उससे व्युत्पन्न एक भाषा, एक शैली, एक कल्चर, एक संस्कृति पैदा हुई। उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि 8वीं शताब्दी से पहले हमारी स्थिति स्थापत्य के रूप में क्या थी, साहित्य के रूप में क्या थी, सामाजिक रूप में क्या थी। उसके बाद आक्रमण शुरू हुए, गजनवी आया, फिर गोरी आया, गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्थायी रूप से नहीं रहा, लेकिन उसके बाद के सुल्तानों ने भारत में स्थायित्व स्थापित कर दिया। तो धीरे धीरे आप यहाँ की स्थापत्य शैली में, यहाँ की शासन शैली में, यहाँ की स्थापत्य शैली में, यहाँ की शासन शैली में धीरे 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 परिवर्तन प्रारंभ हुए। साहित्य में, भाषा में, रहन सहन में, खान पान में धीरे धीरे मिलाव प्रारंभ हुआ, कि यहाँ का जो मूल था और वहां से जो लेकर आए थे, दोनों का सम्मिश्रण प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से एक यहाँ पर एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। और बाद में तुर्कों के बाद अन्य मुगल आए। मुगलों में बड़ा लंबा शासनकाल रहा, अकबर का, औरंगजेब का, शाहजहां का, जहांगीर का। तो अब बाबर, हुमायूं, बाबर का तो छोटा रहा, हुमायूं भी 40 से 45 और 55 लास्ट में एक साल ही शासक रहा। लेकिन मूल रूप से अकबर के शासनकाल को देखा जाए, बीच में 5 साल की व्यवस्था शेर शाह सूरी ने जिस हिसाब से की थी, तो इन सब ने भारत को एक नया मोड़ दिया, भारत में एक नई स्थितियां पैदा की। और फिर स्थापत्य की बात करें, कला की बात करें, तो मुगल काल में मुख्यतः 4 सुल्तान, 4 बादशाह, एम्परर, अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन चारों ने लगभग 150
पौने 200 सालों में भारत की स्थिति को बिल्कुल बदल डाला। आज आप लाल किला देखते हैं, ताजमहल देखते हैं, भारत की यह शैली नहीं थी। भारत की जो मूल शैली थी स्थापत्य की और चीजों की, उसे देखने के लिए आप दक्षिण भारत जाइए। दक्षिण भारत प्राकृतिक रूप से दुर्गम होने के कारण मुगल संस्कृति से उतना रचा बसा नहीं था, तो इसलिए आज भी वहां पर जो प्राचीन अवशेष थे 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी से पूर्व, उसको आप देखेंगे तंजावुर के मंदिरों में देखेंगे, हम्पी में देखेंगे, अन्य अन्य जगहों पर इस तरह से देखेंगे। तो वो शैली दूसरी थी, मंदिर निर्माण की शैली, भवन निर्माण की शैली या मेहराबदार और अन्य शैलियां जो हमारे यहाँ विकसित हुई आकर के आगरा में, दिल्ली में, उत्तर भारत की तरफ, ये दूसरी थी। तो इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता की बात में सब आ गया। एक बेस की धार्मिक स्वतंत्रता की बात इसलिए हुई, स्वतंत्रता आंदोलन जब हमारा शुरू हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने बराबर का स्थान लिया, सबका बराबर का महत्व था, सबने बराबर का संघर्ष किया। और यहां तक कि जो सबसे बड़ा संगठन था, मान्य संगठन, जिसे अंग्रेजी सरकार भी महत्ता देती थी, वह संगठन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन। सब फैक्ट है, आप लोग इसको जरूर नोट करते चलें अगर एक दिवसीय परीक्षाएं देनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन जिसे अंग्रेजों ने भी मान्यता प्राप्त की। क्यों? क्योंकि इसके सचिव थे एलन एक्टिवियम ह्यूम, जिसे आप एओ ह्यूम के नाम से पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहां पे? बंबई के गुरु तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना विभिन्न धर्मावलंबियों ने, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोगों ने मिलकर किया। इसको आप इस तरह से क्रमवार समझ सकते हैं कि जब अध्यक्षों की बात होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी साहब, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे आपके थे दादा भाई नौरोजी, और तीसरे आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे आपके थे जॉर्ज यूल। आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, बनर्जी पहले, नौरोजी दूसरे, तैयब जी मुसलमान तीसरे, जॉर्ज यूल अंग्रेज चौथे। तो इस तरह से आप पाएंगे कि हमारे यहाँ कोई जातीय व्यवस्था, सांप्रदायिक व्यवस्था नहीं थी। आज भी आप देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री होता है पंजाब का और राष्ट्रपति उसी समय में होता है इस्लाम का, मनमोहन सिंह और अब्दुल कलाम को आपने साथ देखा होगा। तो हमारे यहाँ जो है वह जाति धर्म से संबंधित कोई मामला नहीं है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो यही बताता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के लिए सभी धर्म समान हैं, इसलिए वह किसी भी धर्म के लिए विशेष कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह सभी धर्मों को सामान्य रूप से प्रोत्साहित करेगा। यहां तक क्लियर है बात? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा तथा किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है? अब पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल 25 है आपका, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, आप अंतःकरण एवं धर्म के आचरण को मानने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी तरह से अंतःकरण की और धर्म के अपाध रूप से समान संरक्षण की और मानने के लिए स्वतंत्र है। वह कोई भी धर्म मान सकता है, उसे किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी 25(1) के परंतुक में है कि जिस तरह से व्यक्ति किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके आचरण के लिए स्वतंत्र है। आपको 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अंतःकरण एवं धर्म के आचरण प्रचार के लिए स्वतंत्र है। वही अनुच्छेद 25(1) कहता है कि उसी तरह से व्यक्ति धर्मांतरण के लिए भी स्वतंत्र है। अर्थात आर्टिकल 25(1) कहता है कि धर्मांतरण के लिए भी व्यक्ति स्वतंत्र है, परंतु धन देकर, विवश करके, डरा के, धमका के यदि आप किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो यह अपराध की सूची में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। धर्मांतरण की
जो संकल्पना है, आप धर्म को दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, स्वयं से स्वतः से जाना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आपका ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25(1) के तहत आपका जो मन करे आप वह धर्म मानने के लिए स्वतंत्र। आप हिंदू हैं, इस्लाम स्वीकार कर सकते हैं, आप मुस्लिम हैं, हिंदू धर्म स्वीकार कर सकते हैं, सिख बन सकते हैं, बौद्ध बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से। यदि प्रलोभन में आकर के या किसी के द्वारा दबाव में आकर के आप किसी धर्म को स्वीकार करते हैं तो ऐसा करने वाला व्यक्ति, कराने वाला व्यक्ति दोनों अपराधी माने जाएंगे। अर्थात 25(1) के अनुसार धर्मांतरण की व्यवस्था जो है वह मौलिक अधिकार है, लेकिन यह किसी भी तरह से बलात् रूप से नहीं होनी चाहिए, लोभ में नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से जो पंजाबियों को आप लोगों ने देखा होगा, जो पंजाबी समुदाय सिख समुदाय को मानने वाले होते हैं, वो अपने साथ कटार और तलवार रखते हैं। यह उनके अंतःकरण से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जब फिर आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सिख धर्म गुरु नानक, उसके बाद और आगे आगे गुरु गोविंद सिंह तक खालसा पंथ की स्थापना तक, तो उनके यहाँ कृपाण को 5 काम में शामिल किया गया है। कृपाण रखना प्रत्येक सिख के धार्मिक अंतःकरण की मान्यता से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वह उनकी अपनी स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, क्लियर है? एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 यहां तक क्लियर है? महाकाल आप लोग कमेंट्स करके बताएं, यहां तक सब समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसा कि आप पढ़ के देख सकते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, जैसे मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, रामायण का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, या इस्लामिक जैसे चहलुम वगैरह, जो भी जिस तरह से होता हो, कोई भी धार्मिक कार्य आप प्रबंधित करना चाहते हैं, तो उसके प्रबंध की आपको स्वतंत्रता है। आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में यदि कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है तो यह आपके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। और इन मौलिक अधिकारों के हनन आपको मैंने बताया है कि अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट की शरण आप ले सकते हैं। यह मौलिक अधिकारों के हनन का मामला होगा यदि आपके किसी भी धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता में कोई किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न करता है। क्लियर है? अनुच्छेद 26 क्लियर है? कमेंट्स करके बताएं, जो लोग लाइव हैं समझ में आ रहा है, क्लियर है एकदम? चलिए अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, कर देने के लिए आप बाध्य नहीं है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए, करों के लिए आप बाध्य नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए करों को देने न देने की स्वतंत्रता। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप कोई टैक्स दें या ना दें, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। कुछ धार्मिक नियम होते हैं, जैसे इस्लाम में है जकात, अपनी कमाई का एक हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए दान कर देना, ये जकात कहलाता है। उसी तरह से हिंदू व्यवस्था में है दान, कहाँ किस अवसर पे किस तरह से दान करना चाहिए, बढ़िया पंडित जी जो कथा उथा कहते हैं इसकी व्यवस्था हो जानते हैं, कहाँ कितना चढ़ना चाहिए, तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। और उसी तरह से धर्म के, ये तो हो गई आपकी धार्मिक व्यवस्था जिसमें धार्मिक रूप से देखा जाता है, कोई हस्तक्षेप सरकार नहीं करती है। लेकिन धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे कोई इस्लाम को मानने वाला है, वह आप हिंदू हैं या आप इस्लाम से ही संबंध रखते हैं और आपसे कहता है कि इस तरह से कुछ पैसे कर के रूप में इकट्ठे किए जाएंगे, इससे धर्म की अभिवृद्धि में लगाया जाएगा, तो आप स्वेच्छा से चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आप पे प्रेशर नहीं कर सकता है कि नहीं आपको यह देना ही होगा, ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो यह मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा।
धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो कि संदेह की कोई व्यवस्था नहीं है। आप पूर्ण रूप से इस मामले में स्वतंत्र हैं, धार्मिक मामलों में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। धार्मिक कर आप दें अथवा न दें, यह आपका पर्सनल मामला है। उसी तरह से होता है धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने के बारे में, कहां पर? शिक्षण संस्थाओं से संबंधित। धार्मिक कार्य कहां पर? शिक्षण संस्थाओं से संबंधित। जैसे आप लोग देखते हैं, इसमें दो चीज समझने वाली है। पहली बात तो जो राज्य के वित्त द्वारा पोषित विद्यालय होगा, जो राज्य के वित्त द्वारा पोषित शिक्षण संस्था होगी, उसमें किसी तरह के भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया जाएंगे, किसी धर्म विशेष के, किसी धर्म विशेष के इस तरह का कोई आयोजन या इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया जाए कि राज्य सभी धर्मों को बराबर देखता है, इसलिए किसी एक धर्म विशेष को वह करने की आजादी नहीं देगा, एक स्वतंत्रता नहीं देगा। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी, उपस्थिति से संबंधित, मान लीजिए आप जैसे देखते हैं वित्त पोषित में तो नहीं हो सकता, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं, डीएवी चलते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, मिशन चलते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रायोजित कॉलेज। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर इस्लाम में मदरसे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिशु मंदिर, डीएवी, मिशन, मदरसे में केवल हिंदू ही, केवल मुस्लिम ही, जो जिसके निकट जो होता है वो उसी में पढ़ने लगता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है हमारी। तो वहां पर अगर कोई मुस्लिम लड़का अपने विद्यालय के, मान लीजिए मिशन या डीएवी में या शिशु मंदिर में या विद्या मंदिर में इस तरह का कोई आयोजन होता है और वह नहीं उपस्थित होता है, तो इसके लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता है, या उसके धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है, या उसके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। क्लियर है? ये होंगे आपके मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30, उसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के। कल तीनों मौलिक अधिकार हो जाएंगे और संभावित प्रश्न भी आपको मैं कल ही कुछ बता दूंगा, कुछ परसों बता दूंगा। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। अब आप लोग क्या करेंगे, अब प्रयास रहेगा क्लास रोज मिल सके आप लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग पहले क्लास ले रहे थे उनको जोड़ने का प्रयास करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें, हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा, पढ़ाने में मजा आएगा। क्लास कैसी रही आप लोग बताइएगा जरूर। और अब आप लोगों की जो अगली क्लास चलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। अक्सर क्या होता है कि जब हम कंपटीशन परीक्षा देने जाते हैं, जो पीसीएस दे रहे हैं या फिर जो इस तरह यूपीएसआई दे रहे हैं, टेट, सुपर टेट, तो मान लीजिए ही है अन्य परीक्षाओं में, तो एक उपेक्षित विषय है जो हमें अक्सर परीक्षा से बाहर कर देता है। मैं स्वयं परीक्षाएं देता हूं सिविल सर्विसेज के। एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स, इको कहते हैं, इको थोड़ा सा पढ़ लेना है। इको में थोड़ा सा हम पढ़ क्या लेते हैं, आ गया बजट, बजट देख लेते हैं, आ गया आर्थिक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण देख लेते हैं, उसके बाद एक आध किताब उठाते हैं, बैंकिंग का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि कब बनी आरबीआई, उससे पहले की क्या स्थिति थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनी, 1969 कैसे राष्ट्रीयकरण हो गया, अन्य चीजें, चार से चीजें देख लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं परीक्षा देने। कुछ रटे रटाए जैसे परीक्षा देते देते अनुभव हो जाते हैं, ग्रेसम का नियम क्या है, गिफिन वस्तुएं क्या है, एनपीए क्या होता है, तो थोड़ा बहुत जान जाते हैं। और यह हमेशा हम इस सब्जेक्ट को उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ये गणितीय विषय, अगर एक बार समझ में आ गया तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जब भी आती, जब आप जान जाएंगे कि राष्ट्रीय नीतियां क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, किस तरह से होता है, विदेशी मुद्रा कोष भंडार क्या है, कैसे धन आता है विदेशों से बाहर से, कैसे वह भारत में लगता है, जब आप पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक्स आपको पाठक सर बताएंगे, एक बार आर्थिक मंदी की ऐसी स्थिति आई कि उस समय अगर भारत में एनआरआईज ना होते, विदेश में रहने वाले लोग ना होते जो भारत में धन बेचते थे, तो भारत की इकोनॉमी क्रैश कर गई होती। तो इस तरह की चीजें हैं, इकोनॉमिक्स को उपेक्षित मत करिए, इसकी जो बेसिक चीजें सर आपको बता रहे हैं उन चीजों को आप अच्छे से समझिए और उसके बाद फिर करेंट्स की तैयारी भी आप लोगों को करवाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 6 बजे से आपकी क्लास होगी पाठक सर की, आप लोग पानी वानी पी के चाय वाय आ जाइए, यथावत बने रहिए,
क्लास अभी शुरू हो जाएगी, पाठक सर आ चुके हैं थोड़ी देर में। इकोनॉमिक्स क्लास जरूर पढ़िए, इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा विषय है। ठीक है, मिलते हैं कल।